होंडा कंपनी करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट। वो आज बाइक्स, कार्स, प्राइवेट जेट्स और इवन रोबोट्स बनाती है। बट सरप्राइजिंगली इन सब की शुरुआत एक ऐसे गरीब लड़के से हुई थी जिसे बचपन में खुद एक साइकिल तक नसीब नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है 1906 में। जापान के एक स्मॉल टाउन में जन्म होता है सोइचिरो होंडा का। उनके फादर एक लोहार थे और मदर सिलाई का काम करती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, इतनी खराब कि वो सोइचिरो के 5 भाई बहन को बेसिक मेडिकल केयर भी नहीं दे पाए और उन्हें बचपन में ही खो बैठे। इस कंडीशन से बाहर निकलने का एक जरिया था पढ़ लिख कर फ्यूचर में कहीं नौकरी करना। बट अनफॉर्चुनेटली सोइचिरो पढ़ाई में भी काफी कमजोर थे। लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी थी और वो थी मशीन्स। बचपन में सोइचिरो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक राइस मिल में जाया करते थे। इस मिल की खास बात ये थी कि वहां पे एक पेट्रोल पावर्ड मोटर का यूज करके काम किया जाता था, जो उस समय काफी रेयर थी। उस मोटर का साउंड, उससे निकलता हुआ धुआं और पेट्रोल की स्मेल उन्हें काफी फैसिनेटिंग लगती थी। और इसी मोटर को देखते देखते उनका मोटर्स और मशीन्स में एक पैशन डेवलप हो गया। 11 साल की उम्र में सोइचिरो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके इसी पैशन को एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार एक कार देखी थी। सोइचिरो उस कार से पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो गए थे। उसे देखते ही वो बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगे। जब कुछ दूर जाके वो कार रुकी तो उसके नीचे थोड़ा सा पेट्रोल लीक हो गया। उन्होंने लिटरली नीचे झुककर पेट्रोल को स्मेल किया और उसे अपने हाथों में लगा लिया। और इसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन खुद अपनी एक कार बनाएंगे। ईयर 1922 सोइचिरो ने मैगजीन में एक एड देखा। टोक्यो शहर में आर्ट शोकोई नाम का एक गैराज था जो वर्कर्स ढूंढ रहा था। उन दिनों एक गैराज में कार्स को रिपेयर करना सोइचिरो के लिए एक ड्रीम जॉब थी, इसीलिए उन्होंने बिना देरी किए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और लकीली वो हायर भी हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और केवल 14 साल की उम्र में अपनी मंजिल की तलाश में टोक्यो शहर की ओर निकल पड़े। सोइचिरो काफी खुश थे। वो फाइनली उन चीजों पे काम करने वाले थे जिनके लिए वो सालों से पैशनेट थे। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। शुरुआत से ही आर्ट शोकोई के ओनर ने सोइचिरो को साफ सफाई और बेबी सिटिंग के काम पे लगा दिया। महीनों बीत गए लेकिन उन्हें कार्स को छूने तक नहीं दिया गया। वो अब होप खोते जा रहे थे। उन्होंने कई बार काम छोड़कर घर वापस जाने का सोचा, लेकिन वो केवल इसलिए रुक गए क्योंकि इस फेलियर के बाद उन्हें अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। 1923 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया, द ग्रेट कांटो अर्थक्वेक। पूरे जापान में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली यही अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए लकी साबित हुआ। अर्थक्वेक के बाद आर्ट शोकोई के ज्यादातर मैकेनिक्स अपने अपने घरों को रिपेयर करने के लिए गांव लौट गए। अब गैराज में केवल सोइचिरो और एक और एम्प्लॉय बचे थे, इसीलिए फाइनली ओनर को सोइचिरो को कार रिपेयरिंग में लगाना ही पड़ा। ना केवल अब वो कार रिपेयरिंग सीख रहे थे, पर साथ में टेस्टिंग के लिए उन्हें मोटरसाइकिल्स और कार्स को चलाने का भी मौका मिला। सोइचिरो का काम देखकर सभी लोग सरप्राइज थे। वो बहुत जल्द वहां के सबसे बेस्ट मैकेनिक बन गए और उनका एक के बाद एक प्रमोशन होता चला गया। उसी दौरान जापान में मोटर स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही थी, इसीलिए आर्ट शोकोई के ओनर ने सोइचिरो को एक रेसिंग कार असेंबल करने को कहा। सोइचिरो ने अमेरिकन कर्टिस बाइप्लेन का सेकंड हैंड इंजन लिया और मिचेल नाम की एक अमेरिकन कार की बॉडी यूज करके एक रेसिंग कार असेंबल कर दी। इस कार का नाम भी कर्टिस रखा गया। 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में इस कार ने हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और इस रेस में सोइचिरो ने अकम्पनिंग इंजीनियर का रोल निभाया। ये सोइचिरो के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस था और इसी के बाद मोटर स्पोर्ट्स सोइचिरो का एक नया ऑब्सेशन बन गया। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यही ऑब्सेशन आगे चल के उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग साबित होगा। 1928 में आर्ट शोकोई ने सोइचिरो के टाउन हमामात्सु में अपनी एक ब्रांच खोलने का फैसला लिया और पार्टनरशिप बेसिस पे सोइचिरो को इस स्टोर का इंचार्ज बना दिया। उसी सोइचिरो को जिसे कुछ साल पहले कार्स को छूना भी अलाउड नहीं था। सबको उम्मीद थी कि सोइचिरो की ये शॉप एक इंस्टेंट सक्सेस बन जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये शॉप बुरी तरह से फेल हो गई। सोइचिरो केवल 21 साल के थे और कोई भी कस्टमर अपनी कार की जिम्मेदारी इतने यंग लड़के को नहीं देना चाहता था, इसीलिए उनके गैराज में कस्टमर्स आते ही नहीं थे। गैराज को बंद होने से रोकने के लिए सोइचिरो को जल्द ही कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दूसरे गैराज कई बार किसी कार को रिपेयर करने में फेल हो जाते थे या फिर उस कार को रिपेयर करने को इम्पॉसिबल बता देते थे। ऐसे केसेस में केवल सोइचिरो ही थे जो उन कार्स को रिपेयर करने की गारंटी देते थे
और सच में उन्हें रिपेयर कर भी देते थे। इसी के चलते उनकी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन डेवलप हो गई। अगले कुछ सालों में उनकी शॉप बहुत तेजी से ग्रो हुई। 1931 में जब वो 25 साल के हुए तो वो हर महीने 1000 येन का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे और उन्होंने 50 लोगों की टीम भी बना ली थी। इसी दौरान होंडा ने न केवल वापस से रेस कार्स को असेंबल करना चालू कर दिया बल्कि खुद रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्ट भी लेने लगे। 1936 तक उन्होंने कई रेसेस जीती और मोटर स्पोर्ट्स में ही अपना फ्यूचर करियर देखने लगे। लेकिन फिर उनके साथ एक भयानक ट्रेजेडी हो गई। जुलाई 1936 में रेसिंग के दौरान उनकी कार का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। जब सोइचिरो ने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उन्हें पूरी बॉडी में एक्यूट पेन महसूस हो रहा था। उनका फेस बुरी तरह से इंजर्ड था, लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो चुकी थी और रिस्ट फ्रैक्चर हो चुकी थी। सैडली होंडा के पास अब रेसिंग को हमेशा के लिए छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें रिकवर होने में पूरे 18 महीने लग गए और इस दौरान उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का फैसला लिया। वो अब पिस्टन रिंग्स को मैन्युफैक्चर करने वाले थे। पिस्टन रिंग्स कार्स में लगने वाला एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और उस समय काफी डिमांड में भी था। उन्होंने गैराज की जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉइज को दे दी और 1937 में टोकाई सेकई नाम की कंपनी को एस्टैब्लिश किया। 50 नए एम्प्लॉइज हायर किए और काफी एक्सपेंसिव मशीन्स भी खरीद ली। उन्हें पिस्टन रिंग्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए फैमिली और फ्रेंड्स ने उन्हें इस बिजनेस के अगेंस्ट वार्न किया। लेकिन सोइचिरो नहीं मानी। उनका कहना था कि अगर मैं किसी चीज को केवल एक बार देख लूं तो मैं उसे बना सकता हूं। आई कैन बिल्ड एनीथिंग इफ आई सी इट जस्ट वंस। वो दिन रात फैक्ट्री में अपने वर्कर्स के साथ काम पे लग गए। कई महीने बीत गए और उनकी सारी सेविंग्स खत्म होने लगी। अल्टीमेटली फैक्ट्री को चालू रखने के लिए उन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेचनी पड़ी। लेकिन इन सब के बाद भी वो एक प्रॉपर पिस्टन रिंग बनाने में फेल हो गए। फाइनली सोइचिरो को रियलाइज हुआ कि उनके पास एक प्रॉपर पिस्टन रिंग बनाने के लिए सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। इसीलिए उन्होंने 31 की एज में हामामात्सु हाई स्कूल में मेटलर्जी पढ़ने के लिए एक स्पेशल स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन ले लिया। उन्होंने अपनी लर्निंग्स को फैक्ट्री में अप्लाई किया और फाइनली नवंबर 1937 में उन्होंने एक एक्सेप्टेबल पिस्टन रिंग बना ली। अगले 2 सालों में वो अब न केवल टोयोटा और बाकी कंपनीज को सक्सेसफुली पिस्टन रिंग सप्लाई कर रहे थे बल्कि नेवी के लिए भी पार्ट्स और मशीनरीज बनाना चालू कर चुके थे। 1940s तक उन्होंने एक मैसिव प्लांट सेटअप कर लिया था और उनका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और जापान और अमेरिका आपस में वॉर लड़ रहे थे। वॉर के दौरान एक दिन आसमान से अमेरिकन फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग करी और सोइचिरो के प्लांट को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। वो इस हादसे से रिकवर कर ही रहे थे कि 1945 में हामामात्सु एरिया में एक मेजर अर्थक्वेक आता है और उनका प्लांट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वॉर के बाद तक उनकी सालों की मेहनत और उनकी कंट्री दोनों ही बर्बाद हो चुके थे। वो वापस से जीरो पे आ चुके थे। सोइचिरो ने अपनी कंपनी के बचे कुछ एसेट्स 4.5 लाख येन में बेच दिए और काम से ब्रेक ले लिया। इसी दौरान उन्हें जापानीज आर्मी का एक जनरेटर मिला जो आर्मी अपने वायरलेस रेडियोस को चलाने के लिए यूज करती थी। इंजन को एग्जामिन करने के बाद सोइचिरो के मन में एक ऐसा आइडिया आया जिसने आज की होंडा कंपनी की नींव रखी। एक्चुअली वॉर के बाद फ्यूल की काफी कमी थी जिस कारण उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए ज्यादातर लोगों को हर जगह साइकिल से ही ट्रैवल करना पड़ता था। सोइचिरो का आइडिया था इसी साइकिल को मोटराइज करने का। इस काम के लिए उन्होंने 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। अपनी स्किल्स का यूज करके इस मिलिट्री इंजन को मॉडिफाई किया और साइकिल्स में फिट कर दिया जिससे अल्टीमेटली एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन के तैयार हो गई और ये एक इंस्टेंट सक्सेस भी बन गई। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली ये कि उनके पास केवल 500 मिलिट्री इंजन बाकी थे लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा थी। दूसरा ये कि मिलिट्री इंजन भी पेट्रोल पे चलते थे और पेट्रोल काफी एक्सपेंसिव था। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोइचिरो ने खुद का इंजन डिजाइन किया और उससे यूज करके मोटरसाइकिल्स बनाने लगे। इन मोटरसाइकिल्स की खास बात यह थी कि इन्हें चलाने के लिए 100% पेट्रोल की जरूरत नहीं थी। पाइन ट्री की रूट से बनने वाला रेजिन और पेट्रोल को मिक्स करके जो फ्यूल बनता था ये मोटरसाइकिल्स उससे भी चल सकती थी। यही कारण था कि सोइचिरो की ये जुगाड़ू मोटरसाइकिल हाथों हाथ बिकी। इस सक्सेस के बाद सोइचिरो ने एक प्रॉपर मोटरसाइकिल बनाने का सपना देखा और इसे अंजाम देने के लिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया द होंडा मोटर कंपनी। और केवल 1 साल बाद 1949 में उन्होंने अपनी पहली कंप्लीट मोटरसाइकिल बना ली। उन्होंने इसका नाम रखा ड्रीम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोटरसाइकिल मार्केट में फेल हो गई। ड्रीम मोटरसाइकिल की स्पीड और स्टाइल दोनों बहुत अच्छा था लेकिन साथ में ये उतनी ही हैवी और एक्सपेंसिव थी।
जिस कारण ये कॉमन जापानीज मैन के लिए सूटेबल नहीं थी। इस फेलियर के बाद सोइचिरो ने ठान लिया कि वो मिडिल क्लास के लिए एक परफेक्ट मोटरसाइकिल बनाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादा पावर जनरेट करने वाले इंजन ज्यादा बड़े और हैवी भी होते थे, जिस कारण पूरी बाइक भी हैवी हो जाती थी। इसीलिए 1952 में सोइचिरो ने कब नाम का इंजन डिजाइन किया, जो साइज में तो काफी छोटा था लेकिन साथ में बहुत पावरफुल था। ये इनोवेशन उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसीलिए उन्हें जापान का ब्लू रिबन अवार्ड भी मिला। इंजन बन चुका था और अब बारी थी मोटरसाइकिल बनाने की। उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल की, कई एक्सपर्ट से मुलाकात की और मोटरसाइकिल डिजाइन को डीपली समझा और फाइनली 1958 में लॉन्च की अपनी रिवॉल्यूशनरी टू व्हीलर द सुपर कब। सुपर कब एक अफोर्डेबल और हाईली एफिशिएंट मोटरसाइकिल थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसे लिटरली कोई भी चला सकता था। इसीलिए लॉन्च होते ही इसने जापान में कंपटीशन को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली किल कर दिया। अर्ली 1960s तक होंडा जापानीज मार्केट में नंबर 1 बन चुके थे। साथ ही साथ वो हर साल लाखों मोटरसाइकिल्स पास के देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट को कैप्चर करना अभी भी बाकी था और वो मार्केट था अमेरिका। उस समय अमेरिका में मोटरसाइकिल्स की रेपुटेशन काफी खराब थी। वहां के लोग मानते थे कि मोटरसाइकिल्स केवल क्रिमिनल्स और बाइकर गैंग्स वगैरह यूज करते हैं। इस इमेज को बदलने के लिए उन्होंने टाइम, लाइफ और लुक जैसी प्रेस्टिजियस और पॉपुलर मैगजीन्स में अपनी मोटरसाइकिल्स का एड किया, लेकिन उन्होंने बड़ी ही स्मार्टली किसी भी एड में मोटरसाइकिल वर्ड का यूज नहीं किया। होंडा चाहता था कि अमेरिका के शरीफ लोग उनकी बाइक्स को अपनाएं, इसीलिए उन्होंने अपने एड्स की टैगलाइन को भी बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली चुना। उनकी टैगलाइन थी, यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा। उन्होंने इस एड में हाउसवाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट जैसे कॉमन लोगों को होंडा चलाते हुए दिखाया। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि 1968 तक होंडा ने अमेरिका में 10 लाख मोटरसाइकिल्स बेच दी और 1973 तक वहां का 43% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। होंडा वाज ऑन अ रोल। वो एक के बाद एक नए और इम्प्रूव्ड मॉडल्स लॉन्च करते जा रहे थे और वो 1960s में ही दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल ब्रांड बन चुके थे। लेकिन सोइचिरो का बचपन का सपना अभी भी अधूरा था। अब टाइम आ चुका था उसे पूरा करने का, खुद की कार्स बनाने का। 1960s में जापान में ऑलरेडी टोयोटा, निसान और सुजुकी जैसी कंपनीज थी जो कार मार्केट को रूल कर रही थी। कंपटीशन बहुत ही स्टिफ था, इसीलिए सभी ने सोइचिरो को कार मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेने से मना किया। लेकिन सोइचिरो डिसीजन ले चुके थे। उन्होंने मैसिव टाइम और मनी इन्वेस्ट करके 1963 में अपना पहला 4 व्हीलर लॉन्च किया। लेकिन उनका पहला 4 व्हीलर कोई कार नहीं थी, बल्कि T360 नाम का एक पिकअप ट्रक था। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रक कमर्शियली एक फेलियर था। होंडा की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह हार नहीं मानी। उन्हें मोटरसाइकिल मार्केट में सक्सेस तब मिली थी जब उन्होंने एक कॉमन मैन के लिए मोटरसाइकिल बनाई थी। सिमिलरली 1967 में उन्होंने एक कॉमन जापानीज फैमिली के लिए होंडा N360 लॉन्च की, जो एक स्पेशियस और हाई माइलेज देने वाली कार थी। लेकिन उसकी यूएसपी थी उसका प्राइस। N360 अपने कॉम्पिटिटर से अराउंड 25% चीपर थी, इसीलिए इसने लॉन्च होते ही जापानीज मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। जापान में तो सक्सेस मिल चुकी थी, लेकिन अपने 4 व्हीलर से एक ग्लोबल इंपैक्ट करना अभी भी बाकी था। 1970s में होंडा ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उस समय पूरे वर्ल्ड में एक ऑयल क्राइसिस चल रहा था, जिस कारण फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव था। साथ में यूएस गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल से होने वाले पोल्यूशन के कारण काफी कंसर्न थी। The great question of the 70s is, shall we surrender to our surroundings, or shall we make our peace with nature and begin to make reparations for the damage we have done to our air, to our land, and to our life? इसीलिए उन्होंने क्लीन एयर एक्ट के थ्रू ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए। मतलब अब उन्हें बिजनेस करने के लिए अपने इंजन्स को इस तरह मॉडिफाई करना होगा जिससे वो कम पॉल्यूशन करे। इस रेगुलेशन के बाद सभी कार कंपनीज ने लॉयर्स को हायर करके यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस फाइल कर दिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होंडा ने लॉयर्स की जगह बेटर इंजीनियर्स को हायर करके अपने इंजन को बेटर बनाने पे काम चालू कर दिया। अगले कुछ सालों में होंडा ने कंपाउंड वॉर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबशन इंजन, शॉर्ट में CVCC इंजन लॉन्च किया। ऑटोमोबाइल की दुनिया में ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। ये इंजन ना केवल पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिनोमिनल था, बट वो साथ में काफी फ्यूल एफिशिएंट भी था और किसी और कंपनी का इंजन इसके आसपास भी नहीं था। होंडा ने 1975 में इसी इंजन के साथ अपनी होंडा सिविक को लॉन्च किया। ये कार कस्टमर्स और गवर्नमेंट दोनों की रिक्वायरमेंट्स को 100% सेटिस्फाई कर रही थी एंड एज एक्सपेक्टेड इसने अमेरिकन कार मार्केट को हिला के रख दिया। होंडा सिविक आगे चल के वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में से एक बनी और इसके नए मॉडल्स आज भी मार्केट में बिकते हैं।
The all-new 2022 Honda Civic Sedan. इस सक्सेस के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। होंडा ने इसके बाद होंडा अकॉर्ड और होंडा सिटी जैसे मॉडल्स लॉन्च किए, जिसने अपस्केल कस्टमर सेगमेंट्स को भी सक्सेसफुली टारगेट किया। फाइनली सोइचिरो होंडा ने ऐसी कार्स बना ली थी जिसने उनके साथ साथ पूरे वर्ल्ड को फैसिनेट किया था। जापान के एक छोटे से शहर के लड़के का बड़ा सपना अब पूरा हो चुका था। सोइचिरो होंडा का कहना था कि सक्सेस इज 99% फेलियर। हम सब फेलियर से कहीं ना कहीं डरते हैं, लेकिन सोइचिरो होंडा की लाइफ स्टोरी ये प्रूव करती है कि फेलियर्स किसी की भी जर्नी का एक क्रूशियल हिस्सा है। हर फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न, टू इम्प्रूव एंड अल्टीमेटली टू सक्सेस।